Hello friends, welcome to Byju's Government Exam Preparation. Welcome again in our Daily Current Affairs series. डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आपका आज फिर से स्वागत है. आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स. तो आज हम 27 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे. हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसमें हम एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इस तरीके के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. और इसमें हम नेशनल अफेयर्स मतलब राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले, बुक्स और अवार्ड्स जो होते हैं, साथ ही कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है या फिर कोई पर्सनालिटी न्यूज़ में होती है तो उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी आपसे डिस्कस करते रहें ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपका रिवाइज होता रहे. यूजुअली क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स तो देख लेते हैं लेकिन उसमें आप स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ पाते हैं. तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपकी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कवर होती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स मतलब राष्ट्रीय मामले. और इसमें हमारी सबसे पहली न्यूज़ है अटल रोहतांग टनल के बारे में. तो ये जो अटल टनल है इसका पहले नाम रोहतांग टनल था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर रोहतांग टनल रख दिया था. और इसका नाम बदला था जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर. उनकी 95th बर्थ एनिवर्सरी पर इसका नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया. तो ये टनल कहाँ पर है, किस स्थान पर है और किसे कनेक्ट करती है, ये सभी चीज़ें जानना आपके लिए आवश्यक है. साथ ही इसकी लंबाई और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. तो ये जो अटल टनल है वो बन रही है रोहतांग पास पर. रोहतांग पास का नाम आपको ध्यान रखना है. एक क्वेश्चन, रोहतांग पास किस स्टेट में है, तो ये हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग पास. यहाँ पर हम पासेस के बारे में भी आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रोहतांग पास हुआ या फिर नाथुला पास हुआ. तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पास है जिनके नाम आपको डायरेक्ट दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये भारत में कौन से स्टेट में स्थित है. तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि अटल टनल जो है वो रोहतांग पास पर बनाई गई है, पीर पंजाल रेंज में. और ये बनाई जा रही है लेह मनाली हाईवे पर. ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि मनाली और लेह के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो सके. इस टनल को बनाने से क्या होगा कि जो पहाड़ की चढ़ाई कर कर और घूमकर जाना पड़ता है उसकी जगह टनल के अंदर से जा सकते हैं, जिससे मनाली और लेह के बीच में लगभग 46 किलोमीटर तक कम हो जाएंगे और इससे लगभग 7 घंटे की बचत होगी. 7 घंटे का ट्रैवल कम करना पड़ेगा. तो आपको पता है कि ये जो हिमाचल प्रदेश का स्थान है लेह मनाली, ये जगह जो है ये टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है. साथ ही ये मिलिट्री जो कैंप होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मिलिट्री को जो सप्लाई पहुंचती है वो भी जल्दी पहुंच पाएगी इस टनल बनने के बाद में. इस टनल की लंबाई है टोटल 8.8 किलोमीटर. ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि इस टनल की लंबाई है 8.8 किलोमीटर. और इसका नाम अटल रोहतांग टनल इसलिए रखा गया है, अटल टनल इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था. और अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और 3 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा. तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए उनके नाम पर इस टनल का नाम रखा गया है. इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसके कंस्ट्रक्शन में वो आई है 3500 करोड़ की. और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये मिलिट्री सप्लाईज है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में जाती है या फिर अक्साई चिन में जो जाती है वो जल्दी पहुँच पाएगी और उसकी आपूर्ति में सेना को मदद मिलेगी. तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये है रोहतांग टनल. हमने देखा कि रोहतांग टनल मतलब अटल टनल बनी है रोहतांग पास पर. रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को मतलब कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल और स्पीति वैली है, लाहौल और स्पीति की घाटियां हैं उससे. ये आपको ध्यान रखना है. रोहतांग पास कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली से कनेक्ट करता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये पास है चेनाब और बियास जो नदियां हैं उनके बीच के जल क्षेत्र पर.
तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। कई इंपॉर्टेंट पास है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये पास जो हैं ये नॉर्मली जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, हिमालय रेंजेस है, उनमें है, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पास है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनमें अभी जो हमने देखा जिसकी बात की, रोहतांग पास, ये है रोहतांग पास, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। शिपकिला पास भी इंपॉर्टेंट है, शिपकिला पास भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके साथ ही बारालाचा पास है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पास है। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तरांचल के पासेस की, उत्तराखंड के पासेस की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पास आते हैं वो आता है लिपू लेक। तो लिपू लेक आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ का इंपॉर्टेंट एक पास है माना पास, माना पास भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही एक सिक्किम के कुछ पासेस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, नाथुला पास के बारे में आपने सुना होगा। इसको लेकर चाइना के साथ में भी कई मुठभेड़ जो है वो चलती रहती है। तो नाथुला पास सिक्किम में है और जिलेपला पास ये भी सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। ये जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसमें ये सभी होगा, आपको ये याद करने हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक बार में याद नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में जम्मू कश्मीर के हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर लद्दाख आएगा। तो लद्दाख के जो इंपॉर्टेंट पासेस होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है चांगला पास, ये चांगला पास है। ये है इमीसला पास, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पासेस में जोजिला पास है, जोजिला पास आपको पूछा जा सकता है। बनिहाल पास, ये जम्मू के क्षेत्र में आता है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और ये लद्दाख का क्षेत्र है। तो बनिहाल पास आता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें भी कई पास है, लेकिन उनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। एक साथ आपके लिए इतने सारे नाम याद करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। टॉप 100 साइंस सिटी इन दी वर्ल्ड की रैंकिंग जो है नेचर्स के द्वारा जो दी जाती है वो इनने लॉन्च करी है। ये नेचर्स क्या है, तो नेचर्स जो है वर्ल्ड का लीडिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एक साइंस जर्नल है और इनके द्वारा साइंस सिटीज़ को लेकर रैंकिंग दी गई है। और इसमें केवल 2 सिटी आई है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की जो 100 टॉप साइंस सिटीज़ हैं उसमें इंडिया की केवल 2 सिटी है। एक है बैंगलोर और दूसरी आई है कलकत्ता। द बेस्ट सिटी फॉर साइंसेज इन इंडिया इज़ बैंगलोर। बैंगलोर जो है वो भारत का सबसे अच्छा विज्ञान के लिए शहर है और दूसरा है कलकत्ता। तो टॉप 100 की जो रैंकिंग है उसमें बैंगलोर आया है 97 स्थान पर। इससे पहले की जो रैंकिंग थी उसमें बैंगलोर का स्थान 93 था जो कि अब गिरकर 97 हो गया है और कलकत्ता आया है 99 स्थान पर। पहले इसका रैंक 121 था जो अब बेहतर होकर 99 रैंक हो गया है। तो टॉप 100 में इंडिया की केवल 2 सिटी है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो टॉप 100 सिटीज़ पूरे विश्व में कौन सी है, तो सबसे पहले नंबर की है बीजिंग, इसके बाद में दूसरे नंबर की है न्यूयॉर्क, तीसरे नंबर की है बॉस्टन, उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को और 5वें नंबर की है शंघाई। तो अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की 2 सिटीज़ यहाँ पर टॉप 5 में ही आ गई है और बीजिंग जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी साइंस की सिटी है। इसके अलावा अगर भारत के अन्य शहरों की बात करें जो बड़े बड़े शहर है जैसे मुंबई है, तो मुंबई पहले 128 रैंक पर था लेकिन अब 132 रैंक पर आ गया है। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर 163 रैंक पर आ गया है। साथ ही पुणे जो है, पुणे पहले 169 रैंक पर था लेकिन अब वो टॉप 200 में भी नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइंस सिटीज़ की बात करी। अब हम देख रहे हैं कि बैंगलोर जो है उसके लिए बोला जा रहा है कि ये इंडिया की बेस्ट साइंस सिटीज़ है। तो अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर को कुछ और अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। बैंगलोर साउथ इंडिया की जो कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटका है, वहाँ की राजधानी है। इसे साइंस सिटी नाम से भी जाना जाता है। इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ ही बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, साथ ही इसे स्पेस सिटी भी बोला जाता है, IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके साथ ही इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो
ये सभी जो नाम है बैंगलोर के आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। हमने आपको ये पहले भी करंट अफेयर की सीरीज में बताया है। एक तो लेक सिटी किसे कहते हैं और एक पिंक सिटी किसे कहते हैं, ये दोनों भारत में किन शहरों को कहते हैं, इसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। ये है ई संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विस। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है ई संजीवनी क्या है, तो ये टेली मेडिसिन सर्विस है। टेली मेडिसिन सर्विस का मतलब होता है, टेली मतलब टेलीफोन और मेडिसिन मतलब आप जो उपचार के लिए सर्विसेज यूज़ करते हैं। टेली मेडिसिन में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो वो फ़ोन कर कर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, परामर्श कर सकता है। तो हमारे भारत का जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा ये ई संजीवनी नाम की टेली मेडिसिन सर्विस चालू की गई थी। इसमें 2 टाइप की टेली मेडिसिन सर्विस दी जाती है। एक डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब 2 डॉक्टर आपस में डिस्कस कर सकते हैं किसी इलाज को लेकर, किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर। और दूसरी है, ये है ई संजीवनी। जो ई संजीवनी है वो डॉक्टर टू डॉक्टर है। और दूसरी ई संजीवनी ओपीडी है। ये ई संजीवनी ओपीडी है पेशेंट टू डॉक्टर, मतलब पेशेंट जो है वो डॉक्टर से बात कर सकता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 4 लाख डॉक्टर टू पेशेंट टेली कंसल्टेशन का। तो कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है कि लोगों के द्वारा ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं जाया जा रहा है, जो कोविड-19 से ग्रस्त नहीं है लेकिन उन्हें किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल ना जाएं। और इसी के चलते ये ई संजीवनी ओपीडी लाया गया था, ताकि गंभीर बीमारियों के लिए घर बैठे डॉक्टर से परामर्श लिया जा सके। और अभी तक 4 लाख का माइलस्टोन इसने प्राप्त कर लिया है। इसके तहत 4 लाख डॉक्टर टू पेशेंट टेली कंसल्टेशन जो है वो हो चुका है। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रही है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 4 लाख में से तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1-1 लाख का कंसल्टेशन जो है वो हो चुका है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, ये आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर प्रोग्राम जो था उसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिलर है। हम यहाँ पर ई संजीवनी की बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ई संजीवनी जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन होता है वो शुरू हुआ था नवंबर 2019 को। और इसका एम था कि जितने भी 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर है भारत में, मतलब जितने भी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, ये 1.5 लाख आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, तो लगभग 1.5 लाख है। यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था दिसंबर 2021 तक। और इसमें जो मॉडल अपनाया गया था वो है हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ई संजीवनी के अंदर कौन सा मॉडल अपनाया गया है, हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब है कि इनका एम था कि दिसंबर 2022 तक सभी 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर में स्टेट ऐसे जो हब्स हैं वो आइडेंटिफाई करे वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर टेली कंसल्टेशन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सके स्पोक्स को, मतलब कि जो सेकेंडरी हेल्थ केयर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा जो ई संजीवनी ओपीडी है, जिसमें पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन होता है, वो चालू की गई थी 13 अप्रैल को इसी साल 2020 में, कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि अभी के समय में ज़रूरत थी कि नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ केयर जो है, मतलब जिसे कोविड नहीं है लेकिन फिर भी कुछ आवश्यक हेल्थ केयर सर्विसेज की आवश्यकता होती है, वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लिए ई संजीवनी ओपिट की शुरुआत की गई थी। अब हमने देखा कि आपसे सीधे से ये भी पूछ सकते हैं कि ई संजीवनी जो है वो कौन से मंत्रालय का इनिशिएटिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। और अभी अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर मतलब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन। इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपको सभी ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं नेशनल अफेयर्स में। तो देश का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है केरला में। इस पार्क को बोला जाएगा मेड्स पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क से मतलब है जहाँ पर मेडिकल डिवाइस जो होती है, जो ज़रूरी मेडिकल की संबंधित डिवाइस होती है वो बनेगी, उनसे संबंधित रिसर्च होगी, उसके संबंध में नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। और साथ ही अगर किसी कंपनी के द्वारा इस तरीके की डिवाइस बनाई जा रही है तो उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि कितनी बेहतर डिवाइसेस इनके द्वारा बनाई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें एक ही स्थान पर होगी और उसके लिए जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है वो केरला में बनाया जा रहा है। पहले 2019 में अनाउंस किया गया था कि ऐसे पार्क जो हैं वो आंध्र प्रदेश और केरल में बनाए जाएंगे, लेकिन केरल में जो है
फाइनली ये मेड स्पार्क नाम से बनने जा रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा अब केरल में। केरल में किस स्थान पर बनेगा? ये तिरुवनंतपुरम में, और इसका नाम है मेड स्पार्क। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने हैं। इसका फोकस होगा हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस का जो सेक्टर है उस पर। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, इवैल्यूएशन किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया चिकित्सा उपकरण का जो क्षेत्र है उसमें, ताकि उच्च जोखिम वाले जो चिकित्सकीय उपकरण हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। ये इस तरीके का जो पार्क है जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत में इस तरीके के मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाएंगे, तो ये हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसे सपोर्ट देगा और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनेंगे हमारे यहाँ पर और अफोर्डेबल प्राइस में बनेंगे, ताकि हमारे देश में जो ट्रीटमेंट है वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस में दिया जा सके। मतलब चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्देश्य है मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना और देश में इलाज के लिए सस्ती कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद प्रदान करना। तो ये ध्यान रखना है कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि ये तिरुवनंतपुरम में बनेगा केरल में। जो मेड स्पार्क है वो किसका जॉइंट इनिशिएटिव होगा, किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जॉइंटली इसमें काम किया जाएगा? तो ये होंगे श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, साथ ही इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये सभी मिलकर द लाइफ साइंस पार्क जो है उसमें ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क होगा ये इस तरीके से बनाया जा रहा है, ये इस बिजनेस मॉडल पे बनाया जा रहा है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा। मतलब इसके द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, जो राजस्व लाया जाएगा, उससे ये खुद का जो ऑपरेशन है वो खुद कर सकेगा। ऑपरेशन मतलब कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैब बनाए जा रहे हैं, विभिन्न सेंटर बनाए जा रहे हैं, साथ ही इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें नई नई अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं उन्हें भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो उनको ऑपरेट करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता है वो इसे अपने रेवेन्यू से ही प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा शुरुआत में इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई स्कीमों से पैसा दिया जाएगा। इसके बाद में हम केरल की बात करते हैं। केरल में ये पार्क बन रहा है तो हम केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आपको पता है हम जब भी किसी स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ की कैपिटल देखते हैं। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहीं पर ये पार्क बनाया जा रहा है। दूसरा, केरल के गवर्नर मतलब राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तीसरा, केरल के चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। ये आपको ध्यान रखना है। केरल की पंचलाइन है गॉड्स ओन कंट्री। वहाँ पर आपको पता है केरल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की जो टैगलाइन है वो है गॉड्स ओन कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में केरल में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है वो है पेरियार, मणिमला, अच्छन कोविन और मोनचिल। तो ये कुछ नाम है, आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पेरियार एक इंपॉर्टेंट रिवर है कि ये किस राज्य में बहती है, तो ये केरल की नदी है। इसके बाद में कुछ झील हैं जिसमें बेम्बानाड झील आती है और अष्टमुड़ी आती है। ये झील है केरल में, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। केरल के जो मुख्य नृत्य हैं वो है कथकली, थुलाल और मोहिनीअट्टम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अकाली दल ब्रेक्स टाई विद एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अकाली दल के बीच में 24 साल से अलायंस था जिसे अब इनने तोड़ दिया है। अकाली दल जो है वो पंजाब का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है और इसने अपना एनडीए के साथ में जो अलायंस है और बीजेपी के साथ में जो अलायंस है वो तोड़ दिया है। क्यों? शिरोमणि अकाली दल के इशू को लेकर। कृषि विधेयक जो अभी पास हुआ है, आपको पता है अभी एग्रीकल्चर बिल पास हुआ है जिस पर हमने डिस्कस भी किया था, तो उसको लेकर कई लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसके चलते इन्होंने एनडीए को छोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही गिविंग सेकंड लैंग्वेज स्टेटस टू पंजाबी लैंग्वेज इन जम्मू कश्मीर,
तो इससे भी इग्नोर कर दिया गया था एनडीए के द्वारा। तो इन सभी को छोड़ देखते हुए अकाली दल ने ये अलायंस तोड़ने का निर्णय लिया है। अकाली दल के हेड कौन है? सुखबीर बादल। तो अकाली दल के हेड आपको ध्यान होने चाहिए, और ये पंजाब का रीजनल ग्रुपिंग है, पंजाब का क्षेत्रीय दल है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्शन की तरफ। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 डेज नेवल एक्सरसाइज हुई है। क्या थी ये नेवल एक्सरसाइज? पासएक्स, 2 डेज पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पासएक्स कहा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पासएक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज है, तो ये गलत है। पासएक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, लेकिन ये हर वर्ष इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होती है। पासएक्स मतलब पैसिव एक्सरसाइज जो है वो भारत के द्वारा ईस्ट इंडियन ओशन जो है, ये ईस्ट इंडियन ओशन जो है उसमें विभिन्न देशों के साथ में की जाती है भारत के द्वारा। इस बार भारत ने करी है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो इसके अलावा और जो दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर हो गया या फिर वियतनाम हो गया या ऐसे किसी कोई अन्य देश हो गए, तो उन सभी के साथ में भारत ये जो ईस्ट इंडियन ओशन है इसमें पैसेक्स एक्सरसाइज करता है। अभी ये की गई है भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना, मतलब अंतर व्यवहार को बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और दोनों देशों के बीच की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेहतर अभ्यास हैं, उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक्सरसाइज की गई है। इट इन्वॉल्व एडवांस सरफेस एंड एंटी एयर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग वेपन फायरिंग, सीमेनशिप एक्सरसाइज, नेवल मैन्योर्स एंड क्रॉकडेक फ्लाइंग ऑपरेशन। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि जो पैसेक्स है ये एक्सरसाइज भारत कई अन्य देशों के साथ में करता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली जो एनुअल एक्सरसाइज है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम है ऑस्टिनडेक्स। ऑस्टिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है ये। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है अस्त्रा हिंद। ये इनकी बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, मतलब इन दोनों की थल सेना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज होती है, वो है अस्त्रा हिंद, और इनकी नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो है ऑस्ट इंडेक्स। ये आपको ध्यान रखना है दोनों का कि ये किन देशों के बीच की एक्सरसाइज है। ये जो ऑस्ट इंडेक्स है इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज 2015 में हुई थी। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। इसके बाद में हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम वहाँ की कैपिटल और करेंसी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और करेंसी आपको पहले भी बताई गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद में इंटरनेशनल अफेयर में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनकी जो जॉइंट ग्रुपिंग है, उन्होंने 5G नेटवर्क पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने को लेकर ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जॉइंट ग्रुपिंग कौन सी है? क्वाड की मीटिंग हुई थी, इसके बारे में हमने करंट अफेयर्स में चर्चा करी थी। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग है इसके 4 मेंबर कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये ग्रुपिंग जो है ये मुख्य रूप से चाइना के अगेंस्ट में बनाई गई थी, ताकि ये चारों देश मिलकर चाइना के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका सामना चारों मिलकर कर सके। तो अब ये साथ में आए हैं और ये एक शेयर्ड विजन अडॉप्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? 5G टेक्नोलॉजी क्या है? तो हमने देखा था 1G होता है, 2G होता है, 3G, 4G, तो अब ऐसे करके हम 5G तक पहुंच गए। तो 5G जो है वो एक रिलायबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी फास्ट है। इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है और इससे हम विश्वसनीय रूप से संचार कर सकते हैं। और इसके लिए बोला जा रहा है कि इसमें जो एक्सपेक्टेड स्पीड होगी वो 2 से लेकर 20 GB पर सेकेंड होगी। तो आपसे नॉर्मली ये जो स्पीड है ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि 5G की स्पीड क्या होगी। 1 Mbps मतलब 1 MB पर सेकेंड, 1 Gbps मतलब 1 GB पर सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्पीड है ये 2 से 20 GB पर सेकेंड है। आपको ने अगर देखा होगा कि आप जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो कितनी स्पीड देता है। अगर आप फ़ोन में देखेंगे तो उसकी स्पीड मुश्किल से 10 Mbps तक की आती है। इसके अलावा अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हैं तो उसमें 100 Mbps तक की स्पीड आपको मिल जाती है, इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड आपको मिल जाती है। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये 4G की जो हमको नॉर्मल मिलती है, अगर 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो 2 से लेकर 20 GB पर सेकेंड तक की स्पीड होगी। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना फास्ट इंटरनेट होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इन न्यूज़, समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें
हम चर्चा करेंगे आज जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह का निधन हो गया है और ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री थे। ये 1980 से लेकर 2014 तक भारत में एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और इसमें इन्होंने दोनों सदनों में ये सदस्य रहे हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा रह चुके हैं ये। इनके जो पुत्र हैं मानवेंद्र सिंह, वो भी पॉलिटिक्स में है। और अगर जसवंत सिंह की बात की जाए तो 1998 और 1999 में ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, भारत के विदेश मंत्री थे, और 2002 में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था भारत का। इसके साथ ही ये फॉरेन मिनिस्टर थे जब कांधार प्लेन हाईजैकिंग का केस हुआ था, और इसके साथ ही 15th लोकसभा, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वर्ष 2009 में, उसमें ये दार्जिलिंग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे लोकसभा में। इसके बाद में क्या हुआ था कि जसवंत सिंह ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जिन्ना, इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये इन्होंने जिन्ना पर एक बुक लिखी थी, जिसके चलते बीजेपी ने इन्हें निकाल दिया था और उसके बाद में 2010 में उनकी वापसी हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुक है जिन्ना, इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, ये लिखी गई थी जसवंत सिंह के द्वारा, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिएट। सिएट लिमिटेड एक कंपनी है, ये टायर की कंपनी है, टायर बनाने वाली कंपनी है। इसकी जो एंटरप्राइजेस है टायर कंपनी, उसका नाम है आरपीजी एंटरप्राइजेस, रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप। इनने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2 साल के लिए। अब 2 साल आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो अभी आपको पता है आईपीएल 2020 चल रहा है, कहाँ चल रहा है ये? दुबई में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आईपीएल कहाँ हो रहा है अभी? दुबई में। तो दुबई में जो आईपीएल हो रहा है, आपको पता है कि आईपीएल गेम है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पर अपने बैनर लगाती है या फिर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देती है मार्केटिंग करने के लिए। तो उसमें जो मार्केटिंग कैंपेन चलाएगा उसके इंटीग्रेटेड पार्ट में आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं आमिर खान है, और ये 2 कमर्शियल फीचर करेंगे। 2 कमर्शियल इनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमर्शियल मतलब एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट होंगे। सिएट, जो कि हमने देखा कि एक टायर कंपनी है, उनकी एक नई रेंज आ रही है मैसिव प्रीमियम टायर की, स्क्यूरा ड्राइव, उसके ये आप देख सकते हैं सिएट स्क्यूरा ड्राइव, इसको प्रमोट करेंगे यहाँ पर, और इसके चलते इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये 2 कमर्शियल ड्यूरिंग आईपीएल जो है इनको प्रमोट करेंगे। सिएट जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड रही है 1995 से। 1995 से सिएट हैज बीन एसोसिएटेड विथ क्रिकेट एंड विथ सिएट क्रिकेट रैंकिंग। सिएट के द्वारा क्रिकेट रैंकिंग भी दी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार से। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। ये आपको याद रखना है। मनीला किस देश में है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इनने अप्रूव किया है $570 मिलियन का लोन अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के 2 राज्यों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 2 राज्य हैं जिनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $570 मिलियन का लोन दिया जा रहा है। तो ये जो $570 मिलियन है, ये लगभग होते हैं 4200 करोड़ रुपीस। इसमें से राजस्थान को मिलेंगे $300 मिलियन और मध्य प्रदेश को मिलेंगे $270 मिलियन। ये लोन इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये दोनों राज्य अपने राज्य में वाटर सप्लाई और इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। मतलब ये अपने माध्यमिक शहर जो होते हैं, सेकेंडरी टाउन जो है राजस्थान में, वहाँ पर समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए ये वित्त प्रदान किया गया है। तो आपको पता है कि अभी के समय में जल आपूर्ति को लेकर और स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 के समय में हम ये सीख रहे हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। तो उसी के चलते जो बुनियादी ढांचों की आवश्यकता है उसके लिए ये लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको ये जो अमाउंट है ये याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 में एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में। क्षेत्रीय विकास बैंक का मतलब है कि मुख्य रूप से ये जो बैंक है ये
एशिया एंड पैसिफिक का जो रीजन है, मतलब एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है वहाँ पर समावेशी विकास करने के लिए, लचीले और स्थायी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 68 मेंबर है, 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 तो एशिया से ही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एशिया और पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके लिए ये क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें हम शेयर्स की बात करें तो 31 दिसंबर 2019 तक ये देखा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर है, 5 सबसे बड़े शेयर धारक है, उसमें जापान और यूएसए आता है, चाइना आता है, भारत आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। जापान और यूएस इन दोनों के 15.6% शेयर है। इसके बाद में चाइना के इसमें 6.4% शेयर है, भारत के इसमें 6.3% शेयर है और ऑस्ट्रेलिया के 5.8% शेयर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, यूएसए और जापान। और तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार बोल देते हैं कि चाइना के इसमें सबसे ज़्यादा शेयर हैं, तो ये गलत है। इसके चाइना के नहीं बल्कि जापान और यूएस के हैं। इसके अलावा इस बैंक का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मैंने आपसे पूछा था कि मनीला कहाँ पर है, तो मनीला है फिलीपींस में और यहाँ पर इस बैंक का हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स। तो यहाँ पर हम एक बुक की बात करेंगे, अ बुके ऑफ फ्लावर। अ बुके ऑफ फ्लावर, इस बुक को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब रक्षा मंत्री है। अब याद रखना है, राजनाथ सिंह ने इस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक के ऑथर राजनाथ सिंह नहीं है, इस बुक की ऑथर है ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ये इस बुक की ऑथर है। अब ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जो है वो फर्स्ट लेडी हैं जिनने पीएचडी करी थी भारत में। ये इनने करी थी 1955 में लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट पीएचडी इन इंडिया? इट वॉज डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और उनने ये बुक लिखी है अब बुके ऑफ फ्लावर। ये उनकी 9वीं बुक है और ये बताती है कि इनकी इतनी अधिक उम्र में भी ये अभी भी बुक लिख रही है, तो ये इनके एक प्रकार से पैशन को बताती है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। इसमें हमारी न्यूज़ है नीतू डेविड। ये नीतू डेविड है और ये हेड बन गई है वुमेन्स क्रिकेटर्स की सिलेक्शन कमेटी की। वुमेन्स क्रिकेटर की जो चयन समिति है उसकी हेड बन गई है नीतू डेविड। इनका नाम आपको याद रखना है। तो बीसीसीआई जो कि क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उनने अपॉइंट किया है नीतू डेविड को। नीतू डेविड जो है वो पूर्व क्रिकेटर है और ये स्पिनर थी, ये बॉलर थी। तो ये अब चेयरमैन है वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल की। इसमें और अन्य सदस्य कौन है इस पैनल में? तो फॉर्मर इंडियन प्लेयर मिथु मुखर्जी, रेनू मार्गेट, आरती विद्या और वी कल्पना। इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी वो एक्सपायर हो गई थी मार्च 2020 में। उसके बाद में देखा जा रहा था कि कोविड के चलते कोई गेम्स ही नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इनके एक्सपायर होने के बाद भी इनका जो नया हेड है वो नहीं चुना गया था। उस समय जो हेड थी वो थी हेमलता कला और अब नीतू डेविड को हेड चुना गया है सिलेक्शन कमेटी का। ये सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया में जो वुमेन्स वर्ल्ड T20 होने वाला है उसके लिए खिलाड़ियों का चयन करेगी। पहले इस वर्ल्ड T20 में भारत का जो स्थान है, भारत रनर अप था, मतलब उप विजेता रहा था भारत, फर्स्ट नहीं सेकंड रैंक पे आया था भारत। और अब जो वुमेन्स वर्ल्ड T20 होने वाला है उसके लिए ये समिति क्रिकेटर्स का चयन करेगी, महिला क्रिकेटर्स का चयन करेगी। यहीं पे ये जो डेविड जिन्हें चुना गया है ये इंडियन स्पिनर है। इनके नाम टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके द्वारा देखा गया था कि 53 रन्स में 8 विकेट ले लिए थे, मतलब विश्व में एक ही पारी में सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। इसके अलावा ये भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी भी है। इन्होंने 97 मैचेस में 141 विकेट लिए हैं। साथ ही शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स फॉर इंडिया। वो भारत की ओर से सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे था कल 26 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है ग्लोबली
26 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, कल मनाया गया था। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला जा सके। दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर प्रकाश डाला जा सके। तो 2020 में वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। पर्यावरणीय स्वास्थ्य रोग की रोकथाम में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया था कि पर्यावरण के कारण ये देखा जा रहा है कि कई मृत्यु हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि 24% जो ग्लोबल डेथ हो रही है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब मान लीजिए कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है, उसके कारण आपको कुछ बीमारियां हो रही है, उसके चलते मृत्यु हो रही है, तो विश्व में जितनी मृत्यु हो रही है उसमें 24% जो डेथ हो रही है वो एनवायरमेंट से एसोसिएटेड है। तो इसके चलते ये जो थीम है ये रखी गई थी और इसका टारगेट था प्रिवेंटिंग द डिजीज एंड क्रिएटिंग हेल्थ सपोर्टिव एनवायरमेंट। ऐसा सहायक वातावरण बनाया जा सके जो कि बीमारी को रोकने में सहायक हो और स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करे। जो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे है ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ काउंसिल के द्वारा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये सबसे पहले मनाया गया था 2011 में। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये इंडोनेशिया में मनाया गया था। इसके बाद में हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं और इसके बाद में हम चलेंगे स्टैटिक पोर्शन की तरफ, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था दिसंबर 1885 में और ये मुंबई में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो पहला सेशन हुआ था इसके प्रेसिडेंट कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है कि महात्मा गांधी ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, वो कब की थी और वो कहाँ की थी? तो बेलगांव में सत्र हुआ था 1924 में, जब महात्मा गांधी INC के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की? INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी मिसेस एनी बेसेंट और ये बनी थी 1917 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो INC की प्रेसिडेंट बनी थी? तो वो थी मिसेस सरोजनी नायडू। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पहले ऐसे इंग्लिशमैन अंग्रेज कौन थे जो INC के प्रेसिडेंट बने थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय INC के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। तो स्वतंत्रता से पहले जो INC का सेशन हुआ था 1946 में, वो हुआ था मेरठ में और वहाँ पर आचार्य JB कृपलानी वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में जो INC का सेशन हुआ था वो हुआ था 1948 में जयपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद का पहला सेशन हुआ था 1948 में जयपुर में और उस समय डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर जो आपके लिए हिस्ट्री को लेकर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन। अब हम चलते हैं हमारे क्विज़ की तरफ। क्विज़ में जैसे आपको पता है हम रोज़ आपको अपलॉज करते हैं सही आंसर देने के लिए और जल्दी आंसर देने के लिए। अगर आप जल्दी भी नहीं देते हैं तो भी इट्स ओके, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है और सही जवाब देना है। तो कल जिन्होंने सही जवाब दिया था उनमें से हम कुछ नाम यहाँ पर लेंगे। तो वो हैं सुनील पाठक, मनीष भारद्वाज और सुदीक्षा सलाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे सही जवाब दिया है। अभी भी आप सभी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो ये आज का क्विज है जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दे सके। आप खुद को असेस कर सकते हैं कि
आप कितना कंसंट्रेटेड थे पूरे सेशन में, और इसके साथ आप खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क खुद को देना है, और अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको खुद को इसके मार्क्स भी यहाँ पर देने हैं ताकि आप पता लगा सके, आप खुद को जज कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द रोहतांग पास लोकेटेड। रोहतांग दर्रा जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर की नवीनतम रैंकिंग पर दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान शहरों में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? बैंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। नेक्स्ट है, कथकली डांस इज मेन डांस ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। नेक्स्ट है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब या उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द 4 नेशन अलायंस क्वाड? 4 देशों का जो गठबंधन है क्वाड, उन देशों में इनमें से कौन सा देश नहीं है? अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, भारत। यहाँ पर आप देखिएगा नहीं बोला गया है। इसके बाद में, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, जसवंत सिंह, लालकृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिएट लिमिटेड? सिएट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार, आमिर खान, अमिताभ बच्चन या फिर विराट कोहली को। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? नीतू डेविड, रेणु मार्गरेट, आरती वैद या हेमलता काला। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र दिसंबर 1885 को कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद या लखनऊ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का जो क्विज है और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।